हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा बीटा क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं जानती हूँ इस समय प्रेशर भी है और एक्सपेक्टेशन भी है, लेकिन याद रखिए बोर्ड नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं बल्कि क्लैरिटी का एग्ज़ाम होता है। आज की रिवीजन क्लास आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ही है। तो आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर्स। वेक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले आज हम कुछ इसके पॉइंट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अगर आपको एक 3D प्लेन में कोई पॉइंट दे रखा है और उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो ये हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाता है पोजीशन वेक्टर। तो इसके वेक्टर्स क्या होंगे? आपको एक्स वाई जी जो दे रखे हैं ये इसके स्केलर कंपोनेंट्स है। वेक्टर में लिखने के लिए एक्स को आई कंपोनेंट के क्रॉस लिखेंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे डिनोट करेगा ये वाला पॉइंट, और एक्स एक्सिस पे डिनोट करता है तो वो होता है आई वेक्टर। ठीक है, वाई के लिए हम लिखेंगे जे वेक्टर और जेड के लिए लिखेंगे के वेक्टर। तो ये हमारा होगा इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ओ पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, जहाँ पे ओ पी वेक्टर जब भी हम लिखते हैं तो ओ हमारा इनिशियल पॉइंट होता है और पी टर्मिनल, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो टर्मिनल पॉइंट। तो इस तरीके से आ गए हमारे पास ओ पी वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर, और एक्स वाई जी यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं इस वेक्टर के। सो नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन समझने से पहले हम देखेंगे ये जो वेक्टर है ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ किस तरीके से एंगल फॉर्म कर रहा है। पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो अल्फा एंगल बन रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। ठीक है, बीटा एंगल बन रहा है वाई के साथ, और गामा एंगल बन रहा है जेड के साथ। तो ये जो हमारे कंपोनेंट्स है जो ये एंगल फॉर्म कर रहे हैं इसी को बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन। जब हम इसका कोसाइन ले लेते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ठीक है, तो इसको अगर हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा है एक आर वेक्टर और हमें कॉस अल्फा जानना है तो तब हम क्या करेंगे, आई कंपोनेंट का जो स्केलर है ए उसको डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड से, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इस वेक्टर का? सारे स्केलर्स का स्क्वायर ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये वैल्यू रूट में आती है। तो हमने कुछ नहीं किया, जब कॉस अल्फा पूछा है तो आई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड स्केलर ले लेना है और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एल। कॉस बीटा के लिए हमें सेम करना है, बट उस केस में हमें यहाँ पे बी लेना है क्योंकि ये जे कंपोनेंट का स्केलर है, और मैग्नीट्यूड डिवाइड में। ठीक है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एम। और कॉस गामा हमें लेना है सी के लिए, सी है हमारा के कंपोनेंट का स्केलर। ठीक है, तो यहाँ पे सी आएगा और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एन। तो डायरेक्शन को साइंस को हम डिनोट करते एल एम एन से। नाउ डायरेक्शन को साइंस की कुछ कंडीशन भी होती है। पहली, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एंड सेकेंड कंडीशन एल एम प्लस एम एन प्लस एल एन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस मूव टूवर्ड्स डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो कुछ नहीं है स्टूडेंट, अगर आपको एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो जो भी उसके स्केलर कंपोनेंट्स है उसी को ही हम डायरेक्शन रेशो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं 3D प्लेन में और आपको इनके बीच में पोजीशन वेक्टर निकालना है ए बी, तो आपको क्या करना है, अगर आपको ए बी निकालना है तो बी के डायरेक्शन रेशो में से, ये डायरेक्शन रेशोज ही गिवन है आपको ए और बी के, तो बी के डायरेक्शन रेशो में से ए के डायरेक्शन रेशो को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x2 में से x1 को माइनस किया। ठीक है, y2 में से y1 को एंड z2 में से z1 को। तो ये हमें जब भी कभी दो पॉइंट्स गिवन हैं और उनकी हेल्प से हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है तो ये स्टेप फॉलो करेंगे। दिस इज़ वेरी यूजफुल। नेक्स्ट, अगर आपको ए और बी दो पोजीशन वेक्टर गिवन है और आपको ए बी वेक्टर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, बी पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स को माइनस कर देंगे ए वेक्टर के कंपोनेंट में से। ठीक है, मोर और लेस ये दोनों सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट,
6 पॉइंट में आपको क्या दे रखा है, अगर ए वेक्टर दे रखा है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अभी मैंने ऊपर भी फॉर्मूला बता ही दिया था आपको। तो इसमें क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट में इनके स्केलर्स का स्क्वायर ले लेना है और उनको ऐड कर देना। ठीक है, ऐसे हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ए वेक्टर अगर आपको गिवन है और आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको जो भी गिवन वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है, देखो इंटरनली एक्सटर्नली दो तरीके से लग सकता है। मान लो आपको ए और बी के पोजीशन वेक्टर पता है और सी के पोजीशन वेक्टर फाइंड करने हैं जो इस लाइन को इंटरनली आके डिवाइड कर रहा है इन m/n। तो उस केस में सी के पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर, वेयर ए वैक्टर एंड बी वैक्टर आर पोजीशन वेक्टर, एंड डिनोमिनेटर में m प्लस n, इन्हीं रेशियो को ऐड कर देंगे। एक्सटर्नली के लिए ये जो दो पॉइंट्स गिवन होंगे, सी पॉइंट इसको बाहर जाके कहीं डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूले में सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, नेक्स्ट, टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। अगर आपको ये शो करना है तो आपको मतलब उनको परपेंडिकुलर शो करना है। ऑर्थोगोनल मीन्स होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कब होंगे, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसको लेते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। A dot B is equals to B dot A. This is commutative property, so it holds in case of dot product. Now second is associative property, ये भी dot product में hold करती है। Next is scalar multiplication, अगर आप scalar किसी multiply कर रहे हैं और dot product ले रहे हैं तो वो scalar component बाहर आ जाता है और हम बाकी के vectors का dot product ले लेते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, दो वेक्टर्स का जब भी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, या फिर ए या बी वेक्टर में से कोई भी एक ज़ीरो होगा। ठीक है, तभी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर आपको एक ए वेक्टर दे रखा है जिसके डायरेक्शन रेशियोज़ दे रखे हैं, बी वेक्टर दे रखे हैं जिसके डायरेक्शन रेशियोज़ दे रखे हैं, और आपको ए डॉट बी निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे आप, A1 को A2 से मल्टीप्लाई, B1 को B2 से मल्टीप्लाई, C1 को C2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है। अगर जब भी आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना है तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑन बी, जिसके भी ऑन पे निकालना है हमें वही मैग्नीट्यूड में आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए होता तो ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट ही आएगा इनका, नीचे डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड लेंगे हम। ठीक है, को कभी भी आई वेक्टर को आई वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है या जे को जे के या के वेक्टर को के साथ, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, और इन अपोजिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 ही होता है। ये दो रिजल्ट आपको डॉट प्रोडक्ट करते टाइम याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो आप कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी एंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट से ही आया। अभी हमने पढ़ा था ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, तो यहीं से ही हमारा ये फॉर्मूला आया। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी देन ए डॉट बी इज़ ज़ीरो। मतलब अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। इसका मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ज़ीरो के इक्वल लेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। यहाँ कॉस नहीं आता, क्रॉस में साइन आता है। ठीक है, और अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मॉडुलस ए क्रॉस बी एंड डिवाइड में दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों ही इक्वल होते हैं। ठीक है, बट ए क्रॉस ए या आई क्रॉस आई ज़ीरो के इक्वल होता है। हमेशा सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो ही मिलता है। बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, सब ज़ीरो के इक्वल होगा।
ठीक है। बट डिफरेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, अगर एक आई कंपोनेंट है एक जे कंपोनेंट है, तो इसका क्रॉस आई क्रॉस जे देगा हमें के इक्वल, ठीक है। ऐसे ही जे क्रॉस के देगा हमें आई के इक्वल, एंड के क्रॉस आई देगा हमें जे के इक्वल, ठीक है। अगर यही स्टूडेंट्स हम एंटी क्लॉक इस डायरेक्शन में देखें तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, माइनस जे के, नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। तो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, नॉट डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो या तो वेक्टर जीरो की इक्वल होगा, ठीक है, या फिर दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। तो जब भी हमें पैरेलल शो करना है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कैसे निकालते हैं, आपको ए के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं, ए के यहाँ पे लिख देंगे, बी के यहाँ लिख देंगे, और फर्स्ट रो में आई जे के लिखेंगे। उसके बाद इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे और डिटर्मिनेंट निकाल के इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट ये पॉइंट दोनों ध्यान से देखेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के ही दोनों फॉर्मूले हैं, बट अगर साइड ए और बी दे रखी हैं, साइड्स दे रखी हैं, तब फॉर्मूला होता है मॉडुलस ए क्रॉस बी, और अगर डायगनल्स दे रखी हैं तब फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मॉडुलस ए क्रॉस बी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी होता है हाफ इंटू मॉडुलस ए क्रॉस बी, वेयर ए एंड बी आर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में आप इन दोनों का क्रॉस लेंगे और इनके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर वाइल अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। नाउ फटाफट से अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज MCQ। स्टूडेंट्स MCQ में अप्रोच ऐसी लगानी होती है कि हमारा फटाफट से हो, ज़्यादा टाइम हम MCQ में स्पेंड नहीं करते। अगर हमें ऑप्शन मिल जाता है तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। MCQ में जितना कम से कम सॉल्व हो सकता है मिनिमल स्टेप्स में, उतना करना चाहिए। तो सबसे पहले इफ़ वेक्टर ए इज़ गिवन, वेक्टर ए आपको गिवन है, वेक्टर बी भी गिवन है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, करेक्ट बताना है इनमें से। तो हमें चेक करना है सबसे पहले कि ए पैरेलल होगा बी के, ए बी के पैरेलल तब होगा जब इनका क्रॉस जीरो के इक्वल आएगा। तो अब चेक कर लेते हैं इनका क्रॉस क्या आता है। तो उसके लिए क्रॉस निकालने के लिए अभी मैंने बताया था, तो आपको फर्स्ट रो में आई जे के लिखना है, देन ए के डायरेक्शन रेशियोज, ए के डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखे, 3 2 -1, बी के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं 1 -1 1। तो इनको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा आई कंपोनेंट 2 2 -1 दैट इज़ 1। आगे स्टूडेंट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जे कंपोनेंट नहीं निकाल रही, के भी नहीं निकाल रही, क्यों, क्योंकि मेरा आई ही जीरो नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस है कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। चेक करते हैं ए और बी परपेंडिकुलर होंगे, तो ए बी के परपेंडिकुलर कब होता है, जब डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अब चेक करते हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब हमें कंडीशन चेक करनी है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो A1 क्या है, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1, तो ये हमारे पास सॉल्व करके आएगा 3 -2 -3 दैट इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन it is given that if a plus b plus c is equals to 0, magnitude of a is √37, magnitude of b is √3 and magnitude of c is 4। तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है और इनका सम जीरो की इक्वल दे रखा है, और हमसे पूछा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, cos थीटा इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ठीक है। अब आपके पास इसका मैग्नीट्यूड है, सी का भी मैग्नीट्यूड है, बट डॉट प्रोडक्ट नहीं है, तो हम इस गिवन कंडीशन से ट्राई करते हैं क्या हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं -a के इक्वल। अब दोनों साइड का मैग्नीट्यूड लेकर अगर स्क्वायर कर ले तो ये हो जाएगा इसके इक्वल। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, a² प्लस b² प्लस 2 डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉडुलस a², ठीक है। आपको b दे रखा है वेक्टर 3, मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, मैग्नीट्यूड ऑफ c 4, 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 डॉट b डॉट सी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ a दे रखा है आपको √37 का स्क्वायर यानी 37। तो यहाँ से आ जाएगा 2 डॉट b डॉट सी इज इक्वल्स टू 37 माइनस 25 दैट इज़ 12। तो b डॉट सी आ जाएगा हमारे पास 6 के इक्वल, ठीक है।
तो अब मैं ये डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 6 और मैग्नीट्यूड बी का है हमारे पास 3, सी का है 4। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा 1/2 के इक्वल। बट यहाँ से हमसे कॉस थीटा नहीं पूछा, थीटा की वैल्यू पूछी है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस 60। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन दे रखे थे आपको, तो ऑप्शन थे π/6, सेकेंड ऑप्शन था π/4, थर्ड ऑप्शन था π/3 एंड फोर्थ ऑप्शन था π/2। सो नाउ यू नो द आंसर, इट्स π/3। Let's move to the next question. In this question, diagonals of a parallelogram are given by A vector and B vector. Find the area of parallelogram. Read the question carefully. Diagonals दे रखे हैं parallelogram के, तो हम एरिया निकालने का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो अब A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। पहले पे लिखेंगे हम i j k, और A वेक्टर के डायरेक्शन रेशो दे रखे 2 - 1 1, B वेक्टर के 1 3 - 1। इनको आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आएगा हमारे पास i के लॉन्ग -2, j के क्रॉस आएगा -j। तो -j के क्रॉस आएगा, स्टूडेंट हमेशा j के साथ माइनस लेना, 3 एंड k के क्रॉस आएगा 7। ठीक है, तो हमारा वेक्टर आ गया -2i, इट्स -3, सो +3j +7k। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एरिया निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड होगा √4 + 9 + 49, सो इट कम्स आउट टू बी √62। सो आंसर इज √62/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया निकाल रहे हैं तो आंसर में ये लिखेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 2 फ्रेंड्स फ्लाइंग काइट्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। 2 फ्रेंड्स हैं, काइट फ्लाई कर रहे हैं। फाइंड द स्ट्रिंग ऑफ देयर काइट्स क्रॉसिंग ईच अदर। द स्ट्रिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, दोनों की जो काइट की स्ट्रिंग है उनको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और हमें इनके बीच में 2 स्ट्रिंग्स ऐसे क्रॉस कर रही है, तो इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो जब भी एंगल फाइंड करना होता है तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम कॉस थीटा A.B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। आपको ए वेक्टर दे रखा है, बी दे रखा है, आप सब कुछ अपने आप निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, आप खुद फाइंड करेंगे इसका आंसर और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ए बी वेयर ए एंड बी आर पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या दे रखा है, ए और बी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसको यूज़ करके आपको एक वेक्टर निकालना है ए बी के अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स बी ए वेक्टर। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके जब भी एक पोजीशन वेक्टर फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए में से माइनस कर देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 2 1 3, ठीक है, और बी के क्या है 8 - 1 0। तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास वेक्टर बन जाएगा 2 - 8 - 6i प्लस 1 - -1 2j 3 - 0 3k। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, क्योंकि आपको एक वेक्टर बताना है 21 मैग्नीट्यूड का। तो सबसे पहले आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो इसी वेक्टर का यूनिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड आएगा 36 + 4 + 9 एंड दैट इज इक्वल्स टू √49 विच इज़ इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो हमारे पास एक वेक्टर यूनिट वेक्टर आ गया -6i + 2j + 3k डिवाइड बाय 7। अब आपको 21 यूनिट्स का वेक्टर फाइंड करने के लिए जो भी ये यूनिट वेक्टर आया है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो उसको 21 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 7 कैंसिल बाय 21, सो इट्स -18i + 6j + 9k। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच द पोजीशन ऑफ द बॉलर, wicket keeper and leg slip fielder are in a line. They all are in a line and their position vector are also given B vector, W vector and F vector. Now calculate the ratio in which the wicket keeper divide the line joining the bowler and leg fielder. एक wicket keeper कर रहा है एक line को divide, ठीक है, and the line is joined by the bowler and leg fielder. तो आपको बताना है ये विकेट कीपर इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो अगर आपको रेशो गिवन नहीं है तो उसको k/1 मान लो और W का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि B का हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2i + 8j। ठीक है, और L के लिए पोजीशन वेक्टर दे रखा है हमें 12i
प्लस 18J। हम W का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे और W का पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी हमें गिवन भी है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा सेक्शन फॉर्मूला, K को F वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस 1 को B वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड में K+1, और W वेक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है विच इज़ इक्वल्स टू 6I + 12J। ठीक है, तो ये फाइंड करते हैं अब हम W के पोजीशन वेक्टर, तो हमारे पास आएगा 12K + 2 K+1 I एंड 18K + 8 K+1 J। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लो यहाँ पे I वेक्टर के साथ एंड J वेक्टर के कंपोनेंट के साथ। तो I को I के कंपोनेंट के साथ अगर कंपेयर करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 12K + 2 by K+1 is equals to 6 and after solving it we will get K is equals to 2/3, that is 2:3 is the answer। सो स्टूडेंट्स, हमारी रिवीजन क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो एग्ज़ाम हॉल में जब वेक्टर का क्वेश्चन आए पैनिक मत करना, क्वेश्चन को कामली पढ़ना, डायग्राम बनाना और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, एग्जैक्टली जैसे हमने आज किया है। कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। बाय बाय।